की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम रहेगा आज फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। कल मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, कंसेप्ट था इसका, वो क्लियर कर दिया, आपको समझा दिया था। आज स्टूडेंट्स इसके बारे में अपने यानी कि एक डायग्राम ड्रॉ करके जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है इसके थ्रू अब पढ़ेंगे इसको, फूड वेब क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, यानी कि एक इकोसिस्टम में जो फूड चेन्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। ये फूड चेन आपस में मिलकर के एक जटिल जाल बना लेती है, नेट जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे कि एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली क्या होता है। इसमें बहुत सारी फूड चेन्स हमने देखी, खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं जितनी जटिल होंगी यानी कि ज्यादा होंगी तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है या इकोसिस्टम होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। यानी कि फूड चेन की जटिलता के ऊपर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम डिपेंड करता है। इकोसिस्टम का स्थायित्व या स्टेबिलिटी फूड चेन पर डिपेंड करती है। जितनी फूड चेन ज्यादा या जटिल का मतलब उसमें एक से अधिक जीव उपलब्ध रहे जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए, तो वो जितने ज्यादा होंगे वो जटिल होंगी और एक नेट जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगी और उस नेट जैसे स्ट्रक्चर को हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब में यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊर्जा का जो फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, वो यानी कि एक पथ से हमें नजर आता है कि एक दिशा या यूनिडायरेक्शनल होते हुए भी कई पथों में हमें यहाँ से इस पथ में, यहाँ से इस पथ में, कई यानी कि डायरेक्शन में होता हुआ नजर आता है। तो हम पढ़ रहे हैं आज फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन पाई जाती हैं। ये फूड चेन आपस में एक क्रम में, सीक्वेंस में जुड़ करके एक जाल बना लेती हैं जिसको हम फूड जाल या फिर फूड वेब कहते हैं। अब फूड वेब की जो स्टेबिलिटी है वो खाद्य श्रृंखला पर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी ज्यादा खाद्य श्रृंखला जटिल होगी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि खाने के लिए एक से अधिक जीव उपलब्ध रहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब या जटिलता का मतलब एक से अधिक जीव कंज्यूमर्स के लिए या उपभोक्ताओं के लिए अवेलेबल रहे। ऐसी फूड चेन को हम फूड चेन की यानी कि जटिल फूड चेन कहते हैं, जिसमें एक से अधिक कंज्यूमर्स या उपभोक्ता या जीव उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे आप नजर डालिएगा सभी। इधर देखो, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है, यहाँ पे फूड जाल का है, एक जटिल तंत्र सा आपको नजर आ रहा है, इसी को हम फूड जाल कहते हैं। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं, तो आप सोचो माइंड में कि हरे पौधों को कौन कौन खा सकते हैं। जैसे हरे जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनको हिरण भी खा सकता है, ग्रीन प्लांट्स को चूहा भी कुतर के खा सकता है, ग्रीन प्लांट्स को टिड्डा भी खा सकता है, ग्रीन प्लांट को खरगोश भी खा सकता है। ठीक है, तो एक से अधिक पथ हो गए इसमें, यानी कि जटिल तंत्र हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें टिड्डे की, तो टिड्डे को आगे कौन कौन खा जाता है या कंज्यूम कर लेता है या कौन उपभोग कर लेता है? जैसे टिड्डे को छिपकली भी खा जाती है, टिड्डे को पक्षी भी खा जाता है, टिड्डे को मेंढक भी खा जाता है और टिड्डे को टोड भी खा जाता है। तो ये विभिन्न पथ हो गए, यानी कि एक से ज्यादा जीव यानी कि खाने को मिल जाते हैं या फिर उपलब्ध रहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पे जैसे हिरन है, हिरन को चीता भी खा जाता है, शेर भी खा जाता है और हिरन को भेड़िया भी खा जाता है। तो एक से अधिक जीव या कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चूहा, जैसे सभी को पता है रेत को कौन खा जाता है? बिल्ली भी खाती है, चूहे को सांप भी खा जाता है।
नेक्स्ट जो खरगोश है, खरगोश को बिल्ली खा जाती है, खरगोश को भेड़िया भी खा जाता है। नेक्स्ट ये जो छिपकली, पक्षी, मेंढक, टोड मैंने लिखा है यहाँ पे, इन सभी को बाज कंज्यूम कर लेता है या उपभोग कर लेता है। बाज को जैसे कौन खाएगा, क्योंकि ये हाइपर कार्निवोर्स है, इसको खाते हैं आगे टॉप कार्निवोर्स जैसे कि शेर। बाज कार्निवोर्स है, इसको आगे कौन खाता है, जैसे शेर खा गया, भेड़िया भी खा जाता है बाज को, और भेड़िया को शेर खा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे बिल्ली है, बिल्ली को शेर भी खा जाता है और बिल्ली को चीता भी खा जाता है। यानी कि पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं या उपभोग करते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको सेकेंडरी, और सेकेंडरी को टर्सरी, यानी कि उत्पादकों से उपभोक्ताओं में चलती रहती है। उत्पादकों को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जो हरे पादपों को खाएंगे उनको क्या कहेंगे, शाकाहारी या हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के बाद में जो भी मांस खाएगा किसी जीव का तो उसे कहेंगे हम कार्निवोर्स, और उससे भी उच्च श्रेणी के जीव को जो कंज्यूम करेगा उसको हम कहेंगे टॉप कार्निवोर्स या उच्च मांसाहारी। पहले आता है उत्पादक, फिर आता है शाकाहारी, फिर आएंगे मांसाहारी, और फिर आते हैं उच्च मांसाहारी। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है और एक नेट जैसी संरचना हमें नजर आने लगती है, और इसको हम फूड जाल कहते हैं। फूड जाल में एक से अधिक जीव उपभोग करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, और जो इकोसिस्टम होता है वो स्टेबल बनता जाता है। ये डिपेंड करता है फूड चेन पर, जितनी फूड चेन जटिल होगी इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। तो ये था खाद्य जाल के बारे में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पिरामिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पिरामिड का रहेगा। तो हेडिंग हमारी थी यानी कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में फर्स्ट हमने पढ़ा फूड चेन, सेकंड जो हम हेडिंग पढ़ने जा रही है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड्स भी कह देते हैं, पिरामिड भी कह देते हैं, अपने जो भी आप इसको उच्चारण करो। पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं हिंदी में, पारिस्थितिकी पिरामिड, कई जगह पिरामिड भी लिखा आता है, पिरामिड। तो सबसे पहले पिरामिड्स क्या होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होती है पिरामिड्स की, इसके बारे में पढ़ेंगे। और किस साइंटिस्ट ने पिरामिड वर्ड दिया, तो पिरामिड कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सबने देखा होगा। मैंने आपको कई बार लास्ट सेमेस्टर में भी क्लास में जब नेम आता था पिरामिड का तो आपको बताया था कि जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि शंकु के टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम पिरामिड कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को पिरामिड बोला जाता है, यानी कि जिसका बेस क्या होएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, और जो ऊपर जो उपभोक्ता होते हैं वो आगे कम होते जाएं। एक शंकु जैसी जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको हम कहते हैं पिरामिड्स। कैसे बनती है ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में क्या होता है, एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु होंगे और उनका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, उन जीव जंतुओं में प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जीवों का, जीव जंतुओं का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध। तो हमने यहाँ पे जीव इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में आप गए, जैसे बाहर ग्रीनरी में गए, वहाँ पे कोई पेड़ है, वहाँ पे आपने जीव जंतु देखा, वो जीव जंतु अपने वातावरण के साथ रिलेटेड होता है और उसकी स्टडी करना ही इकोसिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो मैंने आपको कहा है इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं। जब हम बाहर ग्रीनरी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे घास वगैरह नजर आते हैं, तो वो उत्पादक होते हैं। उस घास को खाने वाले होते हैं, कंज्यूम करने वाले होते हैं, जिनको हम उपभोक्ता कहते हैं।
उपभोक्ता को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में अगर हम सोचें तो क्या होता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं, प्रोड्यूसर्स देखते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स देखते हैं या मिलते हैं हमें, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स मिलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद में टर्सरी कंज्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रोड्यूसर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनकी संख्या यानी कि प्रोड्यूसर कितने हैं, उपभोक्ता कितने हैं, और आगे से आगे उनका जो बायोमास होता है या जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसमें अगर हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें यानी कि ग्राफ में निरूपण करें, किसमें, प्रोड्यूसर और उपभोक्ताओं की संख्या में, कोमा ऊर्जा के प्रवाह में, कोमा जो उनका बायोमास होता है उनमें, तो एक पिरामिड जैसी आकृति बनती है। कैसी पिरामिड, ऐसी आकृति बनती है जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। हमने क्या करना है, प्रोड्यूसर और उत्पादकों की संख्या, 3 चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स और उत्पादकों की संख्या, कोमा इनका जो बायोमास होता है, बायोमास को जैव भार के नाम से जानते हैं। जैव भार होता है कि कोई भी इकाई क्षेत्र है, जैसे कि एक इकाई क्षेत्र का मतलब एक यूनिट है, उस यूनिट में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का जो बॉडी का जो ड्राई वेट होता है उसको हम बायोमास के नाम से जानते हैं। शुष्क भार, इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के शरीर के शुष्क भार को, ड्राई वेट को हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, कोमा जो ऊर्जा का प्रवाह तो होगा ही होगा, जब कोई इकोसिस्टम होगा उसमें ऊर्जा या एनर्जी फ्लो तो होगा ही होगा। तो ये 3 बातें हम ध्यान में रख करके, यानी कि क्या, नंबर्स किसका, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का, सेकंड बायोमास यानी कि जैव भार, और थर्ड एनर्जी फ्लो, इन 3 चीजों को ध्यान में रख कर ही हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर हमारे पास में आ जाती है पिरामिड जैसी, जिसको हम पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, पिरामिड के बारे में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के साइंटिस्ट, जिनका नेम था चार्ल्स एल्टन, यानी कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में सबसे पहले बताया और 1927 में बताया, 1927 में। तभी से इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इन पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को एल्टोनियन के पिरामिड्स बोला जाता है। इन पिरामिड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, एल्टोनियन पिरामिड। एल्टोनियन पिरामिड क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले एल्टोनियन नामक साइंटिस्ट ने इस पिरामिड के बारे में बताया 1927 में, इसलिए उनको एल्टोनियन पिरामिड बोल दिया गया। ठीक है, अब जब हम पिरामिड बनाएंगे तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ पिरामिड। टाइप्स ऑफ पिरामिड यानी कि पिरामिड के प्रकार। पिरामिड के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के पिरामिड की हम स्टडी करेंगे। हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड्स के प्रकार। There are 3 types of pyramids. 3 प्रकार के पिरामिड्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पिरामिड है वो है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब यहाँ पे संख्या के पिरामिड से है, इनको बोलते हैं संख्या के पिरामिड। यानी कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की संख्या को ध्यान में रख करके हम पिरामिड जैसी आकृति बनाएंगे, तो संख्या के पिरामिड बोल दिया जाता है इनको। सेकंड जो पिरामिड है वो है पिरामिड्स ऑफ बायोमास।
pyramids of biomass, हिंदी में जैव भार के पिरामिड। जैव भार मैंने आपको बता दिया, इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के शुष्क भार को जैव भार कहते हैं। जैव भार के पिरामिड। और थर्ड पे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड। तो स्टूडेंट्स इन 3 टाइप के पिरामिड्स की हम स्टडी करेंगे। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बायोमास मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी इकाई क्षेत्र है, एक यूनिट है, जैसे ये रूम मान ले, ये एक यूनिट की तरह यहाँ पे वर्क कर रही है, या फिर बाहर का कोई भी एक फील्ड मान ले, उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर का शुष्क भार जो होता है उसको हम बायोमास के नाम से जानते हैं या बायोमास कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स यानी कि संख्या के पिरामिड। और किसकी संख्या देखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पास में प्रोड्यूसर्स हैं और प्रोड्यूसर्स को जो जीव खाते हैं या जो भी कंज्यूम करेंगे, हरे पादपों को जो उपभोग करेंगे उनको हम कहते हैं उपभोक्ता। तो प्रोड्यूसर और उपभोक्ता की संख्या में जब कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो किया जाए तो उसे हम कहते हैं संख्या के पिरामिड्स। किसमें, यानी कि जो उत्पादक और जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता 3 टाइप्स के लिखेंगे हम यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए जब कोई हम ग्राफ या निरूपण करें, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें या प्रेजेंटेशन करें, तो उसको कहते हैं संख्या के पिरामिड। बस संख्या का ध्यान रखना है आपने। और किसकी संख्या, जैसे उत्पादकों की संख्या, उत्पादकों की संख्या, उत्पादक प्रोड्यूसर्स को कहते हैं। सेकंड नंबर पे किसकी संख्या को ध्यान में रखना है, उपभोक्ताओं की संख्या को, क्योंकि उत्पादकों को कौन खाएंगे, उपभोक्ता खाएंगे। उपभोक्ता 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रही हूँ सबसे पहले, कि फिर हम संख्या के पिरामिड ड्रॉ करेंगे। तो हम अगर एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे स्टडी करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, या हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करें जिसको घास पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, घास पारिस्थितिकी तंत्र या ग्रास लैंड इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम, या फिर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इनमें से तालाब और घास का जो इकोसिस्टम होता है वो अपराइट बनते हैं। अपराइट का मतलब सीधे बनेंगे। तालाब और घास के जो पिरामिड्स होंगे वो सीधे बनते हैं, अपराइट जिसको कहते हैं। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो स्टूडेंट्स रोम्बोइडल शेप का बनता है। रोम्बोइडल का मतलब यहाँ पे है चतुष्कोणीय। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो रोम्बोइडल शेप या चतुष्कोणीय आकृति का बनेगा। जैसे चतुर्भुज आपने देखा है, वैसे चतुष्कोणीय 4 कोने होंगे उसके, न तो वो अपराइट होगा यानी कि न तो सीधा होगा ना उल्टा होगा, चतुष्कोणीय हमें एक चतुर्भुज के समान नजर आएगा वो। ठीक है, और जो परजीवी, जो हमने पैरासाइटिक फूड चेन पढ़ी थी या पैरासाइट पढ़े थे परजीवियों के बारे में, तो परजीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है या परजीवी इकोसिस्टम जब भी हम पढ़ेंगे, पैरासाइटिक फूड चेन में जो भी पिरामिड की आकृति बनेगी वो हमेशा उल्टी बनती है, जिसको
बनेगा। ओके, और तालाब यानी कि पॉन्ड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा। अपराइट का मतलब ऐसे सीधा बनेगा। और जो रोम्बॉइडल यानी कि जो फॉरेस्ट में बनता है वो चतुष्कोणीय, आपको सबको पता ही है। वैसे तो चतुर्भुज या चतुष्कोण ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पिरामिड बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसको प्रोड्यूसर शो करेंगे। तो प्रोड्यूसर कम होंगे तो ऐसे शो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ इकोसिस्टम किसका, फॉरेस्ट का। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर शो कर दिया मैंने, जिसको संख्या में कम। उसके बाद में कंज्यूमर शो करने हैं आपको, जो संख्या में थोड़े ज्यादा दिखाने हैं। और फिर आपको यानी कि कंज्यूमर दिखाने हैं, टॉप कंज्यूमर, वो संख्या में कम होते जाएंगे। आगे फिर ये संख्या में हाइपर कंज्यूमर और भी कम होते जाएंगे। तो अब इस संरचना को अगर हम देखें तो ये 4 कोनों वाली ही है, हमें एक चतुष्कोण ही नजर आता है। तो इसलिए इसको रोम्बॉइडल शेप का पिरामिड कहते हैं, जो फॉरेस्ट में बनेगा। पॉन्ड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड बनेंगे। और जो परजीवी कोई भी फूड चेन होगी उसमें इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं स्टूडेंट्स। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा वो रोम्बॉइडल शेप का, यानी कि चतुष्कोणीय या चतुर्भुज या चतुष्फलक जैसा बनेगा। तो अब मैं एक यहाँ पे पिरामिड ड्रॉ कर रही हूँ, संख्या का पिरामिड, और वो भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले कि कौन सा पिरामिड हम यहाँ पे ड्रॉ करें। जैसे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम यानी कि पिरामिड बना रहे हैं। मैंने आपको कहा सबसे पहले सोचना है कि ग्रासलैंड का इकोसिस्टम सीधा बनेगा या उल्टा। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड सीधा, तालाब का पिरामिड सीधा। तो आपको सबसे पहले सीधा यानी कि एक पिरामिड बना लेना है। ऐसे माइंड में पहले शेप ले आनी है कि सीधा बनेगा तालाब का। किस चीज का पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रासलैंड का, फिर हम पॉन्ड का बना लेंगे। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्टूडेंट्स घास स्थल में हमने सबसे पहले क्या देखना है, जहाँ पे ग्रीनरी है, हरे पादप है, घास उगी हुई है, तो वहां पे हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचना है। तो वहां घास यानी कि मान लो दूब घास किसी फील्ड में लगी है, तो वहां पे जो घास है वो ही प्रोड्यूसर है, और वो बहुत सारे एरिया में लगी हुई है, वो बहुत ज्यादा है। तो जो पिरामिड है उसका बेस क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा, तभी वो सीधा बनेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स मतलब ज्यादा होंगे, वहां पे उत्पादक ज्यादा होगी, घास ज्यादा होगी, तो उसका जो शेप है वो थोड़ा बेस थोड़ा चौड़ाई में बनेगा, और इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। हरी घास को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हरे पौधे या हरी घास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा या सनलाइट को यूज करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। जो अपना भोजन खुद बनाए वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स के बाद में इस घास को कोई ना कोई जीव या प्राणी खाएगा, ठीक है, सॉरी जीव जंतु खाएंगे, तो वो कहलाते हैं शाकाहारी, और शाकाहारी को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। शाकाहारी हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और फिर इनको कोई कंज्यूम करेगा हर्बीवोर्स को, तो वो यानी कि मांस खा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको मांसाहारी या कार्निवोर्स बोलेंगे हम। उसके बाद में लास्ट में इनको भी आगे कोई यानी कि जीव कंज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएंगे टॉप कार्निवोर्स यानी कि उच्च मांसाहारी, टॉप कार्निवोर्स या उच्च मांसाहारी। अब मैं यहाँ पे इस पिरामिड को अपराइट तो बना दिया, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम या सेकंड या थर्ड फोर्थ ये क्या है, इनको बोलते हैं पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट वाले
जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसको T1 से शो करेंगे, यानी कि प्रथम ट्रॉपिक लेवल, और जो सेकंड होगा इसको T2 से शो करेंगे, और थर्ड को T3 एंड T4, ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। आपको 5 से ज़्यादा शो नहीं करने, हमने अपराइट पिरामिड में 1 से 5 या 4 ट्रॉपिक लेवल को ही बताना है, तभी वो ठीक बनेगा। तो ट्रॉपिक T4 यहाँ पे क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पोषण स्तर। क्या होते हैं पोषण स्तर, यानी कि एक इकोसिस्टम में जो फूड चेन पाई जाती है उसके प्रत्येक स्तर को ही हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। इकोसिस्टम में जो भी फूड चेन है उसके अंदर पाया जाने वाला प्रत्येक स्तर ही क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब देखो, जैसे मैंने प्रोड्यूसर्स को लिख दिया, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का नेम बता सकते हो, ग्रास लैंड का इकोसिस्टम बनाया है मैंने। घास में प्रोड्यूसर्स कौन होगा, हरी घास ही होगी, तो यहाँ पे घास। घास को कौन खाएगा, टिड्डा, खरगोश खा जाएगा, चूहा भी खा जाएगा। चूहे को, खरगोश को आगे कौन खाएगा, फिर हम लिखेंगे बाज वगैरह, और फिर शेर, चीता वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम पिरामिड जैसी आकृति बना लेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, पॉन्ड इकोसिस्टम की स्टडी हम कल करेंगे। आज इतना ही।